हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 150 प्लस जितने भी आपके ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे बेस्ड ऑन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम, यानी आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थ्योरी ज्योग्राफी की पढ़ी हुई है, आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप ये सेशन जरूर लगाइएगा। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ज्योग्राफी के उन चैप्टर्स की कितनी तैयारी है। और ये सारे हर बार ये क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, ये सारे के साथ जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल के हो आपका, ठीक है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतवर्ष आकार में यानी कि क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। ठीक है, तो भारत में जो आपका विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है, उसका है 7वें नंबर का। ठीक है, यानी कि 7वां जो स्थान है अब भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, आपका भारत है। और जो भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यानी कौन से महाद्वीप में आता है, तो वो एशिया महाद्वीप में आता है। फिर पूछा जाएगा एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में आता है, जैसे उत्तर दक्षिण है, या फिर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है आपका, या फिर जो आपका मध्य एशिया है। तो ये आपका जो हमारा भारत है एशिया के अंदर आपके दक्षिण के जो डायरेक्शन है वहाँ पर क्या है, हमारा भारत है। और भारत जो है, जो मतलब उसका यहाँ गुजरात से लेके जो ये वाला पार्ट है, सारा का सारा क्या है, पेनिसुलर इंडिया से बोला जाता है, क्योंकि तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है आपका अरेबियन सी है जो गुजरात की तरफ है आपका। और यहाँ पर कौन सा है, जहाँ पर आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। और जो यहाँ इंडिया के नीचे जो यहाँ श्रीलंका है ना, यहाँ जो श्रीलंका है, यहाँ पर कौन सा है आपका नीचे, यानी कि सदर्न पार्ट पर यहाँ है आपका हिंद महासागर। कौन सा है आपका हिंद महासागर। यही ऐसा पहला महासागर है जो किसी ना किसी कंट्री के नेम पर है। ठीक है, तो ये सारी आपको बात आपको ध्यान रखनी है। कितने महासागरों से, मतलब कितने, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ कौन कौन से हैं। एक तो आपका अरेबियन सी है, एक आपका बंगाल की खाड़ी है, एक आपका हिंद महासागर है। ठीक है, टोटल आपके महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं आपके। कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट सबसे बड़ा जो कौन सा है आपका प्रशांत महासागर है, फिर आपका अटलांटिक ओशन है यानी अटलांटिक महासागर है, फिर आपका आर्कटिक है आपका, फिर आपका जो दक्षिणतम महासागर है, ठीक है, जो अंटार्कटिका की तरफ पड़ता है वो महासागर है आपका, फिर एक आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके महासागर हैं। तो इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे आगे कि भारत का क्षेत्रफल में संसार के क्षेत्रफल का यानी 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या आपको बतानी है, जनसंख्या परसेंट में आपको बतानी है। वैसे तो आपको पता है कि 121 करोड़ आपके हैं जो निवासी हैं भारत के अंदर, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछी जाए पूरे विश्व के कंपेरिजन में, तो 17.5% जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही निवास करते हैं। ठीक है, कब की ये बात चल रही है, जनगणना 2011 के अनुसार की बात है, क्योंकि अभी जो है कोविड की वजह से क्या है आपका जो जनगणना है वो नहीं हो पाई है। क्योंकि आपको पता होगा जनगणना जो है हर 10 साल में होती है, तो 2011 में इसमें 10 साल ऐड हो, कब 2021 में होनी थी, बट कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। तो हम कौन सा डेटा उठाते हैं, हम 2011 का जो डेटा है ना उसी को क्या करते हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए यानी कि हमारे यहाँ कितनी भूमि है, कितना, वैसे तो कितना है 32 लाख किलोमीटर क्या है हमारा इंडिया का एरिया है, लेकिन अगर वैसे परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना है 2.4% है। और इसी जमीन पर यानी देखो जमीन का टुकड़ा तो 2.4% है, और देखो जनसंख्या कितनी, उसमें 17.5% है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गांव की संख्या कितनी है, यानी कि पूरे भारत के अंदर गांव कितने हैं। यानी आपको पता है ना कि अगर हाफ अगर आप पॉपुलेशन इसकी लगाते हो तो उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो गाँव में निवास करते हैं आज के टाइम में भी। तो जो गाँव की संख्या कितनी है, लगभग 6,40,930 कितने हैं आपके यहाँ गाँव है। ठीक है, इंडिया के अंदर ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। ये कहाँ का डेटा है, ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार का डेटा है। अब तो काफ़ी कुछ बढ़ भी गए होंगे, जनसंख्या भी बहुत कुछ बढ़ चुकी होगी, ये आपका जब कैलकुलेशन होगी तब पता चलेगा। अब इससे आगे पूछा जाता है भारत का विस्तार पूछा जाता है। तो विस्तार देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, मैं आपके सामने ग्लोब बनाती हूँ। ये आपका ग्लोब है, बीचों बीच से जो इसके टेढ़ा मैंने ग्लोब बना दिया, सीधा बनाते हैं। देखो ये आपके सामने क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ये आपके सामने ग्लोब है, इसके बीचों बीच से जो रेखा जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपको या विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बीचों बीच से इसे काट लगा लो, ये पूरा का पूरा सर्कल है, सर्कल को मैंने बीचों बीच से काटा, तो क्या बन जाएंगे, 2 सेमी सर्कल बन जाएंगे आपके। यानी कि जो पूरी की पूरी ग्लोब है वो स्फीयर टाइप की आपकी पूरी की पूरी ग्लोब है आपकी। ठीक है, तो बीचों बीच से काटा तो किस एंगल पर काटे हम, 0 डिग्री, यानी यहाँ क्या बन जाएगा 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर का जो हिस्सा हो जाएगा उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे,
जो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, यानी कि ऊपर वाले क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो इसके ऊपर समानांतर ऐसे रेखाएं खींची हुई होती है ना, समानांतर ऐसे रेखाएं खींची होती है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश। और जो आपके ऐसे खड़ी रेखाएं जो खींची जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर, यानी कि लेटी हुई रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ठीक है, और जो आपकी लेटी हुई रेखाएं उन्हें क्या कहते हैं, आपके देशांतर। जैसे नाम याद रखने, इनके अक्षांश है, लेटी हुई रेखाएं हैं, या फिर लैटिट्यूड बोलो। ठीक है, और जो देशांतर बोलो, या फिर अपने क्या बोलो, लॉन्गिट्यूड बोलो। ठीक है, ये दोनों बात आप ध्यान रखना। अभी विस्तार में यही पूछा जाता है कितने से कितने अक्षांश तक के बीच में इंडिया लाई करता है, कितने से कितने देशांतर के बीच में करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो आपका भारत का विस्तार है वो कितना है आपका, 8-4, ऐसे याद करो। मैंने तो ऐसे याद करके सीधा 8-4, बीच में अगर डिग्री और मिनट लगाने बैठोगे तो भूल जाओगे। आप सीधा कैसे याद करना है, 8-4, फिर यहाँ डिग्री लगा दो, यहाँ मिनट, 8-4 से लेकर 37-6। ठीक है, यहाँ डिग्री लगा दो, यहाँ मिनट लगा दो, और फिर क्या करना है आपका, ये तो हो गया आपका अक्षांश का विस्तार। ठीक है, यानी कि जो अगर मैं इस तरीके से इंडिया आपके सामने बनाऊँ, अगर मैं इस तरीके से इंडिया बना दूँ, तो यहाँ क्या है, 8-4 से लेकर 37-6 तक क्या है आपका जो अक्षांशीय विस्तार जो है इंडिया का है। और अगर देशांतर में पूछा जाए तो कितना है आपका, यहाँ पर 68-7 से लेकर 97-25 तक क्या है आपका देशांतर का विस्तार। ये आपको जरूर याद करना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इससे आगे है कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क, मकर, ये सब क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तो ये मैंने आपके सामने ग्लोब बना लिया। बीचों बीच से जो रेखा गई वो कौन सी आपकी इक्वेटर है और विषुवत रेखा है। जैसे ही ये 0 डिग्री पर है, अगर इससे ऊपर मैं 23.5 डिग्री, कितना, अगर इसके ऊपर क्या है, मैं यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर मैं यहाँ से काटूँ, यानी कि यहाँ 0, इससे ऊपर कहीं यहीं लाई करेगा 23.5 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये तो हो गया नॉर्थ की तरफ। अगर साउथ की तरफ ही ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ 23.5 डिग्री साउथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो कर्क रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एंड मकर रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, किससे कंपेरिजन करना है, इक्वेटर से, और जो 23.5 डिग्री साउथ है वो कौन सा है आपका, मकर रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों से आपके कर्क रेखा गुजरते हैं, वो हैं आपके 8 राज्य। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। इनको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, ट्रिक से आप याद ना करिएगा। जो ट्रिक है आपकी उसमें क्या है, आगे पीछे हो जाते हैं, या फिर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सीक्वेंस से पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बताइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए आप सीक्वेंस में याद करोगे। अगर आपको मैप याद है तो ईजी तरीके से आप कर लोगे। लाइक सबसे पहले आप गुजरात आइए, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। याद रखना है कौन से 2 नहीं है, मोस्ट ऑफ यही देता है आपको ऑप्शंस के अंदर। एक तो यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और साथ ही साथ एक क्या है, मणिपुर से क्या है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब तक जितनी बार भी पूछा गया ना, 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से किस जगह से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मोस्ट ऑफ यही ही ऑप्शन मिले हैं उसमें। तो याद रखिएगा यूपी और मणिपुर से जो है अभी कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कहाँ से गुजरती है, तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, एंड यहाँ पर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, इन सबसे क्या है भी कर्क रेखा गुजरी है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इससे आगे है अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है। इनमें से कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है, ऐसा कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के बिल्कुल ही पास है। तो कौन सा नगर है आपका, वो गांधीनगर है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है। तो कौन सा, इन चारों में से कौन सा पड़ेगा आपका, कोलकाता। ठीक है, अब इससे आगे भारत को 2 लगभग बराबर भागों में कौन विभाजित करती है। अभी बताया मैंने आपको, जो बीचों बीच से काट देती है वो है आपकी कर्क रेखा, जो क्या है आपके इंडिया को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। और कितने डिग्री पर करती है आपको बता दें मैंने आपको, 23.5 डिग्री पर। क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपकी कर्क रेखा, जिसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ये क्या करते हैं, भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। अब ऐसा मुझे एक नाम बताओ, ऐसे कॉन्टिनेंट का मुझे नाम बताओ जिसे तीनों रेखा गुजरती है। लाइक आपका विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा आपका, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका से क्या है आपकी तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं अफ्रीका से गुजरती हैं। ठीक है, अब इससे आगे झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। यानी कि ये सारे इनसे तो गुजरती है, इनमें सबसे ऊपर इन चारों में से ऑप्शन दे रखा है आपको। क्या क्या ऑप्शन है, झारखंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, आपको पता है झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से आपकी जो कर्क रेखा वो गुजरती है। किससे नहीं गुजरती, मणिपुर में। तो मणिपुर क्या हो जाएगा आपको पता ना, मिजोरम के उत्तर में पड़ता है। अगर आपको मैप याद हो तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है ना। तो यहाँ पे यानी मिजोरम से 10 गुजरेगी, तो मिजोरम के उत्तर में कौन सा है आपका, मणिपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा।
अब इससे आगे क्वेश्चन है कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि कितनी अधिकतम होगी। तो इनमें से ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर आपके जून के टाइम में जो है दिन कुछ ज़्यादा ही लंबे होंगे। तो हैदराबाद साउथ में है, चेन्नई भी साउथ में है, भोपाल चलो थोड़ा मिड में पड़ जाता है, लेकिन दिल्ली क्या है, नॉर्थ की तरफ है। तो दिल्ली में क्या हो जाएगा, जून के टाइम में क्या है आपके जो दिन की अवधि यानी दिन क्या होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और सबसे लंबा जो दिन है वो कब का है आपका, सबसे लंबा दिन है आपका 21 जून का। कब का है, 21 जून। तो जो छोटा दिन है वो कौन सा है आपका, वो है आपका 22 दिसंबर। कब का है, 22 दिसंबर। याद रखना है, सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून का होता है, सबसे छोटा जो दिन होता है वो क्या होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, याद करो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अभी कितने नंबर का, 7वें नंबर का आई थिंक अभी जो है जो योगा डे है आपका, इंटरनेशनल जो योगा डे है वो मनाया गया था। अब इससे आगे देखो कि गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर, यानी कि यहाँ गुजरात है आपका, यहाँ क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। मैं लिख देती हूँ, यहाँ गुजरात है आपका, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ का एक कोई गांव लगा लो, यहाँ का कोई, ये क्योंकि ये वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो वो सिंपल सा ये बताना है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो कितना गैप पड़ता है, ये आपका पड़ता है कितना, 2 घंटे का। कितना गैप पड़ता है आपका, 2 घंटे। क्योंकि हम लोग जो है ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच के जो बीच से जो 0 डिग्री जो आपका देशांतर, उस पर जो लाइन खींची गई है ग्रीनविच से, हम लोग के 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट की तरफ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा कितना पड़ता है, 2 घंटे का पड़ता है। कैसे पड़ता है, इसमें क्या है आपका जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, 4 मिनट के इक्वल है। कितना है, 4 मिनट के इक्वल। जो हमारा जो हमारे देशांतर है वो कितनी हमारी 68 से लेकर 97.25 है, तो देशांतर हमारे, तो उसमें कितने डिग्री का गैप आता है हमारा, 30 डिग्री का गैप आता है। जब 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल है तो 30 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 30 के आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 12 यानी कि 120 मिनट आ जाएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 120 में कितने हो जाएंगे आपके, 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसीलिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो गैप है वो आपका 2 घंटे का रहता है। ठीक है, अब 2 घंटे का गैप रहेगा, यानी गुजरात में अगर आपका कोई नॉन रहता है, अगर आप उसके पास कॉल करके पूछोगे तो वो कहेगा, यानी कि वो अलग टाइम बताएगा। अरुणाचल प्रदेश में पूछोगे तो वो अलग टाइम बताएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए क्या किया गया, जो बीचों बीच से यानी कि जो देशांत जो हमारा भारत है उसके मतलब कि 82.5 डिग्री पर क्या किया गया, एक रेखा खींच दी गई जो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें बता दिया गया कि जो ये 82.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है जो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी के जो स्थान है वहाँ पर जो टाइम रहेगा ना, वो टाइम रहेगा ना, वही पूरे भारत में टाइम रहेगा। इसलिए पूरे भारत का टाइम एक ही है, चाहे आप नॉर्थ में पूछ लो, चाहे साउथ में पूछ लो, चाहे ईस्ट में या वेस्ट में। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न था। अब इसका क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इनमें से किन में भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे। मैंने बताया कि 5 राज्यों से होकर आपकी जो याम्योत्तर जो रेखा है 82.5 डिग्री जो है आपका देशांतर वो गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, आपकी गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, लेकिन यूपी से। लेकिन किससे नहीं गुजरती, तो वो आपकी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो क्योंकि वो 82.5 डिग्री, अगर मैं आपके सामने मैप बनाती हूँ, मैं इस तरीके से आपके सामने मैप बनाती हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, ये साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो 82.5 डिग्री कहीं यहाँ लाई करता है, कहाँ यहाँ लाई करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बताया ना 68.7 से लेके 97.25 तो 82.5 डिग्री यहीं पे कुछ लाई करेगा, तो यहाँ पर आपका लाई करता है, जो कि आपका किससे गुजरता है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरता क्योंकि महाराष्ट्र तो वेस्ट की तरफ है ना, इस वजह से ये यहाँ से नहीं गुजरता। अब इससे आगे भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, कहाँ से, इलाहाबाद से। वहाँ जो टाइम रहेगा वही पूरे इंडिया के अंदर टाइम रहेगा आपका। ठीक है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है आपकी, जो आपको टाइम एक्चुअल में टाइम बताती है, वो आपकी रहेगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य जो सेवा, जिसे हम क्या कहते हैं आपका GMT कहते हैं, इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके बीच में हमारा प्लस 5.5 यानी कि 5.5 घंटे क्या है, हम लोग क्या है वहाँ के टाइम से आगे हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे इंडिया का। देखो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि इंडिया का सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है, या फिर पूछा जाएगा मुख्य भूमि से सदर्न पॉइंट कौन सा, या फिर ओवरऑल इंडिया से सदर्न पॉइंट कौन सा। तो आपको बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कहाँ है आपका, वो आपका तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल यानी कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, वो कौन सा आपका, वो अंडमान निकोबार के अंदर है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु, इसने भूमि वगैरह कुछ नहीं कहा, तो कौन सा आपका इंदिरा पॉइंट है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, बिल्कुल ही दक्षिणतम आपका, तो वो आ जाएगा बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार पर है। ठीक है,
अब इससे आगे भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य बताइए आपको, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी कौन सा है, गुजरात है। अब इससे आगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में से वह राज्य जो देश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता। तो देखो थोड़ा सा मैप आप याद रख लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश के क्या है आपके आगे नागालैंड है, फिर क्या है आपका मणिपुर है, फिर कौन सा है आपका मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम। तो ये सारे के सारे तो आपके यहाँ हो गए, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका बांग्लादेश आ जाएगा, यहाँ क्या है आपका त्रिपुरा है, और यहाँ क्या है आपका मेघालय है, और जो ये बीच में जो हिस्सा बचता है ना ये वाला है, इस तरीके से लंबाई से, इसमें क्या है आपका असम है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मणिपुर तो इस तरफ रह जाएगा है ना, तो जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। और एक्चुअल में समझना है तो आप प्लीज़ गूगल पर जाके इसकी नॉर्थ ईस्ट जो है उसका मैप देख लीजिएगा, मैं मैप लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य आपको याद करना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ हम लोग कितनी सीमा साझा करते हैं, हम लोग 4096 जो किलोमीटर है वो सीमा हम साझा करते हैं, ठीक है। सबसे जो लंबी सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ ही है। तो कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं, वो हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं आपका, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। कौन कौन सा है आपका, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात याद रखना है कि मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब इससे आगे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में भूटान के साथ सीमा कौन साझा नहीं करता। तो ये तो आपको देखो नॉर्थ ईस्ट का मैप जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मैप से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप जरूर पढ़ के जाना है इसको। तो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सा जो राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता था वो कौन है आपका, वो है आपका मेघालय। कौन है, मेघालय। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। तो कौन सी सीमा है जो म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, वो है आपके अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर इससे आगे हो जाएगा आपका कौन सा, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और यहीं पर क्या है आपका म्यांमार है, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार में घनिष्ठ की सीमा नहीं है, ठीक है, ये आपके असम की है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब इससे आगे पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय कितने राज्य हैं, ठीक है, कौन से कितने हैं आपके देख लीजिएगा, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात है। कितने हैं आपके, 4 है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, तो पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, आप वैसे भी आपको पता होगा, नहीं पता तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेपाल अगर मैप देखोगे तो हो जाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने से कभी याद नहीं होगा। आप एक मैप लीजिएगा, इंडिया का मैप क्या लेना है, गूगल पे जाना है, इंडिया का मैप निकालना है और फिर सबके लोकेशंस देखने हैं आपको, ठीक है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से, उत्तराखंड है, यूके है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। अब इससे आगे भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बता दिया, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर है ये आपका। अब इससे आगे असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य बता दिया, कौन सा है आपका, नागालैंड है, जो बांग्लादेश का सीमा, नागालैंड है आपका, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे आगे भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी, किसने की थी, रेडक्लिफ ने की थी, और इसलिए उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन के नाम से हमें उसे जान जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। डूरन लाइन किस किसके बीच की, भारत और अफगानिस्तान के बीच की है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है, परवर्ती सीमा का उदाहरण है, यानी कि सीमा के इस तरफ क्या है भारत है, उस तरफ क्या है आपका पाकिस्तान है। अब इससे आगे भारत और चीन के उत्तर पूर्व में सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में कौन सी आपकी मैकमोहन रेखा है। और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या आपका पाक जल डब्रू मध्य, यानी जिसे हम पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इससे आगे नेपाल, भूटान, चीन की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य, यानी एक ऐसा राज्य बताना है जो नेपाल, भूटान, चीन तीनों के साथ सीमा साझा करता है, वो आपका सिक्किम रहेगा। अब इससे आगे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य कौन सा, जो तीनों तरफ से जो है आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ, वो कौन है आपका, त्रिपुरा है। अब इससे आगे भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ ऐसा कौन सा राज्य आपका, त्रिपुरा है। अब इससे आगे भारत से उपबंध जो पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिले कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका हुआ है। तो देखिएगा जो भारत है ना, आपको पता है कि किसकी तरफ सरका, नॉर्थ की तरफ सरका। अगर मैं इस तरीके से आपके सामने पूरा ग्लोब बनाऊँ तो यहाँ पर क्या था, पहले के टाइम में सारे के सारे जितने भी महाद्वीप से आपस में जुड़े हुए, तो फिर धीरे धीरे क्या फोर्स लगने के कारण क्या होते सारे के सारे अलग हुए। तो भारत किस तरफ गया, तो भारत किस तरफ गया, उत्तर की तरफ गया। फिर पूछा जाता है कि जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा जिसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं वो किसका हिस्सा है, तो वो आपका मेडागास्कर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है आपका, अफ्रीका से जो मेडागास्कर है वहाँ से जो है आपका जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो वहाँ जाकर जुड़ गया, जिससे हमारे पूरे भारत का निर्माण हुआ है। इससे आगे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, किसका है ये हिस्सा, हमारे गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। भारतीय कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 जो है आपके प्राकृतिक जो प्रदेश है उनमें क्या है, महाद्वीप विभाजित है। अब इससे आगे उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। हम देखो कुछ एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो एक तो है आपका भाबर बोला जाता है, एक तो है आपका भाबर, फिर है आपका तराई, फिर है आपका खादर और फिर है बांगर। अब बताइए इसमें लिखा नहीं जाता, सबसे मेन बात रहती है, मैं इसलिए बोलने पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि फिंगर से उसने अच्छे से ये नहीं कैच करता। चलो फिर भी करते हैं। देखो
सबसे पहले लिखती हूँ मैं भाबर, ठीक है। अब भाबर क्या होता है, जैसे ही क्या है पहाड़ों से आपकी नदियाँ निकली, पहाड़ों से नदियाँ निकली तो जो आपकी हैं फुल जो है आपके तेज बहाव के साथ वो निकलेंगे, जिससे क्या होगा कंकड़ पत्थर जो है अपने साथ लेकर चलेंगे। फिर आगे क्या होगा आपका, फिर आगे तराई के मैदान आएंगे। तराई के मैदान में कहेंगे एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ पर क्या आपकी जो नदियाँ हैं वो इनविजिबल हो जाती हैं, यानी कि वो ज़मीन के नीचे से बहने लगते हैं। ज़मीन के नीचे से बहने लगेंगे तो ऊपर का जो वो है जो भूमि है वो कैसे हो जाएगी, अगर कोई मिट्टी है, कोई मिट्टी कैसे लेयर है उसके नीचे से पानी बह रहा है तो वो क्या होगी, मिट्टी भी गिल्ली रहेगी ना। तो इसी तराई के क्षेत्र में क्या होता है आपका जो ऊपर की जो भूमि होती है वो हमेशा दलदली रहती है। इसी वजह से वहाँ पर ऐसा पूछा जाएगा इनमें से कौन क्षेत्र है जहाँ से मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं। तराई के क्षेत्र में जो है आपके मच्छर पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ज़मीन के नीचे से आपका पानी बहता है तो ऊपर का क्या होता है वो जो हिस्सा है वो क्या होता है दलदली हो जाता है। तो भाबर हो गए जो कंकड़ पत्थर नदियाँ जो है पहाड़ों से गिरेंगे अपने साथ भाग कर लेके आएंगे। फिर तराई के मैदान हो जाएंगे जहाँ पर दलदली भूमि रहेगी। फिर आगे क्या होगा खादर। खादर क्या होता है, जो हमारी नई मिट्टी है, यानी कि जो नई मिट्टी के साथ जैसे नदियाँ आते हैं साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर सब कुछ भाग जाता है, कंकड़ पत्थर भाबर में छोड़ देंगे, ठीक है। जमीन के नीचे से बहेंगे से तराई कहेंगे। फिर आगे जाकर जो नई मिट्टी वो लेके आएंगे, नई मिट्टी जो वहाँ ऐसे जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पर क्या कि नई मिट्टी की जो लेयर है वो बिछ जाएगी। फिर वहाँ पर क्या है जो किसान है वो खेती करता है, क्योंकि ये भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि वो नई मिट्टी है, ठीक है। तो खादर। फिर अगर वहाँ से उस रास्ते से अगर नदियाँ क्या करती है अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, ठीक है, यानी कि अब वहाँ से वो नहीं गुजरती तो यानी कि वहाँ से पानी भी नहीं लेके जाएंगी। अगर वहाँ से नदियों का पानी नहीं जाएगा तो यानी कि वहाँ से नई मिट्टी भी नहीं जाएगी, तो उस एरिया को हम कहेंगे बांगर। यानी कभी पहले यहाँ से नदी गुजरती थी, यहाँ पर बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती थी, लेकिन नदी ने क्या किया अपना जो रास्ता है वो मोड़ लिया, तो यानी कि अब कहीं और का हिस्सा क्या हो जाएगा खादर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नई मिट्टी खादर, पुरानी जो मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं, दलदली क्षेत्र तराई, और भावरा क्या हो जाएगा जो कंकड़ पत्थर वो सब कुछ वहीं की वहीं छोड़ देती है, ठीक है। ये 4 प्रकार प्राकृतिक प्रदेश हो जाएंगे। सॉरी मैंने तराई क्षेत्र के बारे में बताया है जो कि आपके उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं में पाए जाते हैं। अब इसे आगे हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है आपकी हिमालय की। हिमालय में कितनी श्रेणी आपकी, सबसे पहला कौन सा है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक है आपका, ठीक है। ये सारे क्या है आपकी हिमालय की श्रेणियाँ हैं। सबसे प्राचीनतम कौन सी आपकी बृहत हिमालय श्रेणी है। और जो आपकी अगर पूछा जाए कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की सबसे चोटी कौन सी है, ठीक है, कौन से सबसे छोटी चोटी आपकी हिमालयस की है। हिमालय कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर ऊंची है। सबसे पहले उस पर कौन चढ़ा था, तेंजिंग नार्वे एंड शेरपा नाम से व्यक्ति हैं वो उस पर चढ़े थे, ठीक है। अब उससे आगे पूछा जाए कि अगर ट्रांस हिमालय के अंदर जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपकी कौन सी रहेगी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी रहेगी आपकी केटू। केटू को बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से केटू को जाना जाता है, जो कि आपकी ट्रांस हिमालय की चोटी है, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहेंगे। समतल मैदान कौन सा रह जाएगा, भाभा रह जाएगा। हिमालय की पर्वतपदीय प्रदेश कौन से हो जाएंगे, यानी कि जो हमने देखा होगा हमारे हरियाणा के अंदर क्या है, शिवालिक के मैदान है। आप देखो 2 बातें याद रखना, हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर ये हरियाणा का मैप है तो 2 चीज़ें हैं, तो शिवालिक है एक अरावली है। तो शिवालिक कहाँ मिलेगा आपका, नॉर्थ में मिलेगा, और साउथ में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, अरावली के मैदान मिलेंगे। सबसे प्राचीनतम जो है आपका वो क्या है, अरावली, सबसे प्राचीनतम, ठीक है, वो क्या है आपका अरावली। सबसे नवीनतम क्या है आपके हिमालय, सबसे प्राचीनतम क्या है आपके सबसे नवीनतम क्या आपके हिमालय, सबसे प्राचीनतम क्या आपके शिवालिक हैं। अब इस आगे शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा बताया ना मैंने कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, आपका बृहत हिमालय है, आपका लघु हिमालय है, आपका शिवालिक है, ठीक है। अब इससे आगे शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था, सेनोजोइक जो प्लायोसीन युग है ना, वहाँ से आपका शिवालिक जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। शिवालिक क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, कम ऊंचाई रहती है, इनकी 850 से कुछ 1200 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई रहती है। उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी श्रेणियाँ नहीं हैं जो कि आप कहाँ पाया जाए। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है आपका, हिमालय है, शिमला है आपका, उत्तराखंड है, फिर आगे तो नेपाल वगैरह आ जाएंगे, वहाँ तो क्या है आपके यानी कि ऊंची चोटियाँ, लेकिन यूपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लघु हिमालय किस किस के बीच में है, ये मैं अलग से मैंने आपको मैं वीडियो करवा भी चुकी हूँ, इसमें बताता कौन किस किस के बीच में है, फिर भी देख लीजिएगा। लघु हिमालय किस में स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको क्रम लगाना है, ठीक है, दक्षिण से लगाना। उत्तर की तरफ मैंने आपको बता दिया था, महान है, बृहद बोल लो, महान बोलो, एक ही बात है। फिर लघु फिर शिवालिक। अब दक्षिण से पूछा तो शिवालिक पहले, फिर लघु, फिर महान आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे आपके देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा, शिवालिक। सबसे प्राचीनतम कौन सी, अरावली है। दक्षिण भारत में जो नवीनतम चट्टान है वो किसकी प्रणाली है, किससे बनी हुई, वो आपकी गोंडवाना लैंड की जो प्रणाली है। अब इससे आगे उच्चावच, जो आपकी उच्चावच आकृतियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कौन कौन से आपके, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो कौन, वैसे अगर मैं आपको याद कराऊँ, मैंने उत्तर से दक्षिण कर रखा है, अगर एक याद कर लोगे ना तो फिर दक्षिण कैसे पूछ रहे आप लगा दो। कौन सा है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर आगे धौलाधर श्रेणी है, ठीक है। अगर दक्षिण पूछा है तो पहले धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर आगे कौन सा जगह ऊपर, सबसे ऊपर क्या है आपके, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर। दक्षिण पूछा है तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिएगा, इससे आगे है कि ये हुआ आपका
हिमालय में उत्तर से दक्षिण तक पूछा था। सबसे पहला कौन आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम की श्रेणियाँ हैं। अब हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगी आपकी, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है। पूर्व यानी कि इससे इस तरफ की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यानी कि पूर्व में सबसे पहले सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, फिर नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट, फिर यहाँ पर आपके उत्तराखंड के अंदर क्या है अन्नापूर्णा, फिर आगे धौलागिरी जो है पर्वत श्रेणियाँ रहेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान से समझिए। कोई डाउट रहता तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिएगा। अब इस आगे पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन यानी कि जो ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कितना होता है, कम होता है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम पूर्व के हिमालय को और पश्चिम के हिमालय को कंपेयर करें तो क्या होगा आपका जो पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ऊंचाई अगर देखी जाए, ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, कम होता है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, आपने देखा होगा पश्चिम में इस तरह की श्रेणी आती हैं, यहाँ का जैसे चौड़ी जो श्रेणी आती हैं, यहाँ पर आपको देखा होगा आपने कभी भी बिल्कुल 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 कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना यहाँ पर कौन सा बल होता है, आपका अभिसारी बल की वजह से ऐसा होता है। अब इसे आगे हिमालय की पहाड़ी जो श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किस वजह से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तापमान में गिरावट हो जाए तो, वर्षा में तापमान में गिरावट की वजह से, वर्षा में बदलाव की वजह से, और मिट्टी का अनउपजाऊ होना। इस वजह से क्या होता है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। लाइक टुंड्रा में अलग तरह की वनस्पति होगी, टुंड्रा क्षेत्र में आपका जो आपका जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ अलग वनस्पति होगी। लाइक हिमालयाज में अलग वनस्पति है, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है। तो ये सारा का सारा मिट्टी की वजह से है, वर्षा के जिस हिसाब से वर्षा होती है उसके हिसाब से तापमान जिस तरह का गिरावट होती है उस वजह से है। अब इस आगे उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई बूम, जो कि अब हिमालय के अंदर है, ठीक है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में पटकाई कहाँ नहीं है, तो त्रिपुरा के अंदर नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर घाटी का है, बृहत और पीर पंजाल के बीच में है। अक्साई चीन किसका हिस्सा है? जहाँ पर आपको पता है बहुत बार इंडिया और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो जाते हैं, तो अक्साई चीन किसका हिस्सा है? आपका लद्दाख पठार का हिस्सा है, ठीक है। आपको पता है हाल ही में लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है हटाकर क्या है, जो उसको एक यूटी बना दिया गया है, लद्दाख और उसको जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। तो अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख पठार का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? पश्चिमी हिमालय में वन ही वन है। क्या है आपके पश्चिमी हिमालय में? क्या है आपके? वन ही वन है। ग्रेट हिमालय कितनी ऊंचाई है? 8,850 है। हिमालय पर्यायवाची किसका है? मध्य है, ठीक है। भारत से प्राचीन बता दिया था मैंने पहले, अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब में से अरावली पड़िया कहाँ सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान के टच में हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर भी क्या है आपके अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अब इससे आगे अरावली श्रेणियों में कितनी मतलब कि कितने साल पुरानी है जो इतनी प्राचीनतम कहा जाता है? तो ये आपके 517 जो मिलियन वर्ष हैं क्या है आपके पुरानी हैं। अब इससे आगे रेजिड्यूल पर्वत किसका उदाहरण? रेजिड्यूल यानी कि प्राचीनतम जो है अरावली का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी है आपकी तमिलनाडु के अंदर आपकी अनाईमुडी है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है? सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपकी नर्मदा है, ये ताप्ती है, बीच में क्या है आपकी? सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ये क्वेश्चन पता है उसमें पूछा गया था, ये आपका एचएसएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि नर्मदा सबसे यानी कि लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी में वो ताप्ती एग्जाम्पल था वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले अन्नामलाई, फिर ज्वादीप पहाड़ियाँ, नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई पहाड़ी हैं, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, यानी कि यहाँ से आपके पश्चिमी घाट हैं, यहाँ से आपके पूर्वी घाट, जहाँ जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य का सबके मिलन होता है, उसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पर्वत स्थित है कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के अंदर, ठीक है, आपका जो मुंबई से पश्चिम दक्षिण में जो आपका 445 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत खोज के थे, तो उस क्या नाम है उस पर्वत का? रमन सागर पर्वत। क्या नाम है उसका? रमन सागर पर्वत नाम है, ठीक है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री जो है आपको पता है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी जो है आपका पश्चिम क्षेत्र को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ है? यानी कि पश्चिम के क्षेत्र तरफ क्या आपका पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ क्या आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में वह है जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, वो आपकी अजंता की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री बता दें मैंने पहले आपको, ठीक है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम लगाना। सतमाला, पीर पंजाल, नागा, कैमूर, ये अगर आप इसका टॉपिक अगर आपने कर रखा है तो ये आपके लिए इजी रहेंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपको ये लर्न करना। तो इसलिए आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़िएगा। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। जैसे कार्डमम जो पहाड़ी है कहाँ? यहाँ पे केरल, तमिलनाडु के अंदर है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो कौन सी पहाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं है? वो अपनी मांडव पहाड़ियाँ जो है आपकी जो है महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, वो सारी की सारी महाराष्ट्र में। कौन सी? सतमाला है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है। अब इससे आगे महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? आपकी सतपुड़ा के अंदर है, ठीक है। धूपगढ़ की चोटी, सबसे चोटी आपकी सतपुड़ा की कौन सी? धूपगढ़ है। रामगिरी की पहाड़ी जो पूर्वी घाट के अंदर है आपका, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी, सबसे पहले जो चढ़ी थी। लेकिन 2 बार कौन चढ़ी थी? संतोष जो यादव हैं, वो क्या है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली पहली महिला, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो पहली महिला जुंको तोबई थी, जो कि जापान की रहने वाले थे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली कौन है? संतोष यादव, मैंने आपको बता दिया। अब से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला, वो भी 2 बार चढ़ी थी, संतोष यादव भी हो जाएंगी। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केचू गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? नेपाल सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर कहाँ है आपका? यूके उत्तराखंड के अंदर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है आपकी? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, जो कि आपका राजस्थान के अंदर है। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की तरफ दिशा में लगाना है कौन है? नामचा बारवा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी। ठीक है, गोसाई थान कामेच है, नंदा देवी है। त्रिशूल पर्वत शिखरों में भारत में स्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? गोसाई जो थान है वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, कुल्लू घाटी आप गए होंगे, कुल्लू घूमने के लिए। कुल्लू मनाली कहाँ है आपके? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो वहाँ पर कौन सी श्रेणियाँ हैं जहाँ ये हैं? धौलाधर और पीर पंजाब की वहाँ श्रेणियाँ हैं। नीलांग घाटी कहाँ है आपकी? नीलांग घाटी कौन सी आपकी? उत्तराखंड के अंदर है। मरखा जम्मू कश्मीर में। जूको घाटी, क्या नाम है इसका? नाम जूको घाटी। जूको घाटी आपके नागालैंड के अंदर है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग जो घाटी है सिक्किम के अंदर है। पाल घाट कहाँ है आपका? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ठीक है, और इससे आगे है आपका लिपुलेख उत्तराखंड में है। भोरघाट महाराष्ट्र में है। लेह जाने का रास्ता, आपको अगर लेह जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जरूर गुजरना पड़ेगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम के अंदर है। ठीक है, अब इससे आगे वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुणे खोला गया था। क्या खोला गया था? नाथुला दर्रा खोला गया था। माना पहाड़ी दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। जोजिला जम्मू कश्मीर में। जैसे जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो हाल ही में बना था आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जो कि नीति दर्रा का है आपका उत्तराखंड में है। नीति है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, सारे उत्तराखंड के अंदर है। बोमडिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला सिक्किम में है। मुलिंग उत्तराखंड में है। ठीक है, शिव ये मैं करवा चुकी हूँ आपको ट्रिक से, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा GS बाय विनीता मैम चैनल पर। ठीक है, शिप्रा दर्रा कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश के अंदर। रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। माना उत्तराखंड में। ठीक है, पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाना है, ये आप देख लीजिएगा। हिमालय हिमरेखा कहाँ है आपकी? 4300 से 6000 मीटर के पूर्व है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आपका? सियाचिन ग्लेशियर है। चोरावाली ग्लेशियर स्थित कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के अंदर है, उत्तर में। और हिमालय के हिमनद से पिघलने की गति, यानी अगर हिमालय से हिमनद से पिघल के तो गति कितनी होगी? तेज़ होगी। तभी तो जो हिमालय पर चढ़ने वाले ये बहुत बार क्या होता है, व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऊपर से कैसे हिमखंड का टुकड़ा तेज़ गति से नीचे उनकी तरफ आता होता है। ठीक है, भारत के दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा शैलो का निर्माण हुआ है। किस युग में? क्रिटेशियस युग के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। मेरे से जितने भी हो सकता था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, ये कुछ क्वेश्चन रह गए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं अभी करवा देते, थोड़े से रह गए। ठीक है, भारत की तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? 9 राज्य। तटरेखा यानी कि जो पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, भारत सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात की है आपकी। ठीक है, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में पूछी जाए तो कनाडा की है, इंडिया में पूछा जाए तो गुजरात की है। तटरेखा की लंबाई कितनी? 7500 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, 7000 समथिंग। ठीक है, और प्रादेशिक जल विस्तार यानी कि इंडिया के आसपास जितना क्षेत्र है जहाँ पर हमारे इंडिया का अधिकार है वो आपका कितना है? 12 समुद्री नॉटिकल मील पर है। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। दंडकारण्य का पठार कहाँ है आपको? छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर है। ठीक है, वो भारत के ओवरऑल मध्यवर्ती में पड़ जाता है। तो ये आपके 150 जो प्लस हैं, जो आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरीके से आप मुझे फिर यहाँ पर यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियोज़ आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ लेगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने आपका जो कंप्यूटर कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका कंप्यूटर कोर्स है वो मैंने आपका करवाना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट वीडियो मैंने उसकी डाल दी थी, MS वर्ड मैंने उसके अंदर आपको सिखाया था, होम टिप सिखाई थी मैंने। अगर आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहेंगे तो कंप्यूटर का जो कंप्लीट कोर्स है मैं आपको फ्रीली तरीके से, जैसे आपको इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाया जाता है ना एज इट इज़, वो मैं सारा आपको सिखाऊंगी। साथ ही बहुत सारी लैंग्वेजेस भी कंप्यूटर में सिखाऊंगी। तो हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, यही हैं घूम फिर क्वेश्चन, मतलब और भी बहुत सारे हैं, उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।